ठीक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास बिल्कुल भी नहीं है और पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जितने भी ऐसे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आपसे फटाफट से बता देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मूल विधि का ये है लेक्चर नंबर 13 और इस प्रकार से अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि रेगुलरली आपके सारे के सारे लेक्चर जो है स्टार्ट किए जाएं और बहुत बड़े लेवल पर इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। दरअसल हुआ ये था कि मैं लेट कैसे हो गया, मैं कभी नहीं देता सफाई, बट ये मुझे थोड़ा लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि आखिरकार मैं लेट क्यों हो गया था और लेट होने के पीछे का क्या कारण था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा बात क्या हुई और किस कारण से मैं लेट हो गया। तो हुआ दरअसल ये कि आपका ना एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कुछ कमियां चल रही हैं। तो एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी कमियां चल रही हैं उन सभी को दूर करने के लिए सभी टीचर्स के द्वारा कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ आपके सामने यूट्यूब पे आके कुछ कर रहे हैं, कुछ आपके सामने ट्विटर पे आके कुछ कर रहे हैं। तो उसी चीज के संदर्भ में मुझे एक जगह जाना पड़ा था और अभी बस मैं सीधा डिपार्टमेंट से ही आ रहा हूँ, सीधा कि फिर मुझे याद आया वहां पे कि यार मेरी क्लास है। तो देन मैं डिपार्टमेंट में वो जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग को मैं बस थोड़ा सा मतलब डिले करके आया हूँ। मैंने बोल दिया है कि भाई मीटिंग मैं आके अटेंड कर लूंगा, ठीक है, अभी फिलहाल में मुझे जाना पड़ेगा क्लास के रिगार्डिंग। तो सब जब एग्री हुए तब मैं थोड़ा आ पाया, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो बाकी जितने बच्चे हैं क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। हाँ, बस यही पॉइंट था। तो हाँ, मैं सीधा वहीं से आ रहा हूँ, सेक्रेटरीट के पास से आ रहा हूँ मैं, ठीक है, वहीं पर बातें चल रही थी। हाँ जी, स्टार्ट करें क्लास को। जी हाँ, मनीष भाई जहां आप बात कर रहे हैं उनसे ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है। वो दे ऑलरेडी कॉल्ड मी, दे ऑलरेडी इनवाइटेड मी कि सर काइंडली आप चलिएगा उस दिन। मैंने भी कह दिया है कि हाँ ठीक है भाई, मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं है, हम चल सकते हैं। तो वो है क्या दरअसल, आप समझ लीजिए। जो लास्ट आपका जो है आपका लेक्चर नंबर 12 हुआ था, वो किस किसने देख लिया फटाफट बता दो, क्योंकि लेक्चर 12 तक मैं बातें कंप्लीट करा चुका था और लेक्चर 12 के अंदर ही मैंने आपके मानवाधिकार के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर की थी। सबसे पहले मैंने इसके बारे में आपको क्या कुछ बताया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसी के अंदर चर्चा की जाती है कि भाई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में पहले मैंने बताया था कि ये 6 प्रकार का अधिकार ये होता है, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। इन्हीं की रक्षा करने के लिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, इन्हीं की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया मानवाधिकार के बारे में कि 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंटेशन। इस सब के बारे में चर्चा करते हुए मैंने फिर इस एक्ट के बारे में बताया कि भाई ये आपका एक्ट होता है, ह्यूमन राइट एक्ट होता है। इसके अंदर 8 भाग होते हैं। 8 जनवरी को पारित हुआ, 28 सितंबर 1993 ये लास्ट की डेट से चालू है। धारा 1 के अंदर आपको बात बताई जाती है कि इसके अंदर संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की चर्चा की गई है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसमें, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपको 8 भाग देखने को मिलते हैं और 43 धाराएं इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए पहले मैंने फिर आपको धारा 2 के बारे में बताया। धारा 2 के बारे में सब कुछ क्लियर करता आ रहा था। धारा 2 का ए आर्म फोर्सेस, धारा 2 का बी चेयरमैन, धारा 2 का डी मानवाधिकार, ठीक है, ये सब चीज मैंने क्लियर की थी। और उसके बाद धारा 2 का ई मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका था, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि भाई मानवाधिकार न्यायालय क्या होता है। ऐसे निकाय जो धारा 30 में उल्लेखित है वो मानवाधिकार न्यायालय कहलाते हैं। और इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संविदा क्या होती है मानवाधिकार को संरक्षित रखने के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संविधाएं होती हैं, जिस प्रकार 16 दिसंबर 1966 में हुई थी। मतलब कुछ ऐसे एक्ट व कानून होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनके बारे में भी यहां पर चर्चा की गई थी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 5 क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, देन मैं एक्ट को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी चीजें आपकी रुक गई हैं, छिक गई हैं, वो चीज आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी और देन हम बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं, देन इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं, ठीक है, याद रखेंगे। सर जी क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं चलती है? क्योंकि आप कंटिन्यू आते हैं दुर्गेश भाई। आज मैं पहली बार आपको देख रहा हूं दुर्गेश भाई,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और क्लास कंटिन्यू आपकी चलेंगी। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बारे में बताइए कि मानव अधिकार को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो ऐसी कौन सी धारा है जिसमें इसको परिभाषित किया गया है, फटाफट से आप उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस धारा में इसको परिभाषित किया गया है। फटाफट से बताइए किस धारा में यह परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बताया कि डेफिनेशंस जितनी भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी धारा 2 में। तो धारा 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इसकी परिभाषाओं के बारे में जिक्र करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं मानवाधिकार के बारे में, ये किस धारा के अंदर उल्लेखित है, फटाफट से धारा 2A के अंदर तो क्या उल्लेख किया गया है, धारा 2A के अंदर क्या उल्लेख किया गया है, धारा 2A के अंदर, तो 2A के अंदर तो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में उल्लेखीकरण किया गया। आर्म्ड फोर्सेस तो ये तो नहीं बाबू, धारा 2A के अंदर तो आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्म्ड फोर्सेस है, आपको पता नहीं है। ठीक है चलिए देखो हम एक बार देखते हैं किस बारे में मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं। पूछा गया है धारा, अब एक एक करके धारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी कि धारा 2 के ए को हम देखते हैं। तो धारा 2 के ए के अंदर क्या बताया गया है, वो धारा 2 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस बताई गई हैं, बी में चेयरमैन है, डी में मानवाधिकार है, डी में मानवाधिकार है जो उल्लेखित है। तो धारा 2 के डी में मानवाधिकार है, ना कि डी में मानवाधिकार है। ये धारा 2 का डी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन सी होगा, वैसे धारा 2D होगा। ऑप्शन सी होगा, वैसे धारा 2D होगा, जिसके बारे में यहां चर्चा की जा रही है। ठीक है, बात करते हैं, ये धारा 2D होगा। इसके बारे में बहुत बहुत ध्यान से याद रखना, धारा 2D, इसी में मानवाधिकार को बताया गया है। अब मानवाधिकार होते हैं वे सभी अधिकार जो इनको कोर्ट से प्राप्त हो, वे सभी अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को संविधान से प्राप्त हो, किसी निकाय से प्राप्त हो, वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां आपको देखने को मिलता है, इनके बारे में बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज लोकेटेड इन वेयर, ये कहां आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। सर ये न्यू दिल्ली में आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है लोकेटेड, न्यू दिल्ली में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, कहां, न्यू दिल्ली में आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उस तिथि से समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकार नहीं है जिस तिथि पर मानवाधिकार का कथित उल्लंघन किया गया हो। ठीक है, फटाफट बताइए। देखो मानव अधिकार के लिए टेन्योर कितना होता है, मतलब कार्रवाई अगर मानवाधिकार के मामले में करना चाहते हो तो उसके लिए कितनी टाइमिंग आपको मिलती है कि इतने मामले के बीच में अगर है तो काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं मामला जाएगा तो फिर मैटर नहीं होगा, फिर केस क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो बात है 1 ईयर की। अगर कोई भी मैटर आज हुआ और ये मानव अधिकार संबंधी मामला है तो इसके 1 साल तक का आपका बफर पीरियड है, 1 वर्ष तक का बफर पीरियड है। इस बीच में अगर शिकायत दर्ज हुई तो हो जाएगी, अन्यथा इसके अंदर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। बफर पीरियड खाली 1 ईयर का इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो काफी सारे बच्चे क्लास के अंदर इस बात का सही जवाब दे पा रहे हैं और इसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं कि यहां पर हमें पढ़ना था सीधे तौर पर क्या इसके अंदर पढ़ा जाना चाहिए था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या इसमें पढ़ा जाना चाहिए था, दैट इज भाग 2। भाग 2 के बारे में अब हम चर्चा करेंगे और भाग 2 के अंदर अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 से लेकर 11 देखने को मिलते हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में भाग 2 को खत्म कर दूंगा। आ जाइए भाग 2 पर आ जाइए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे भाग 2, धारा 3 से लेकर 11। जितना तेज हो सके उतना तेज आप बताएंगे मेरे भाई। अगर आपको पता है तो बढ़िया चीजें आप बताइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो बढ़िया चीजें आप सीखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं जितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो आगे आगे आंसर करने की कोशिश करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से, जिससे क्या होगा क्लास का एक रिदम बनता चला जाएगा। अगर आपको पता है आप आंसर करते जाइए, बाकी लोग आपसे भी सीखेंगे और भी चीजों को जान पाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया धारा मतलब भाग, अपन कौन से भाग की बात कर रहे हैं, भाग 2 की हम बात कर रहे हैं। तो भाग 2 के अंदर क्या है सर, धारा 3 से लेकर 11, धारा 3 से लेकर 11 है और ये किस बारे में चर्चा करता है। भाग 2 सर ये मानवाधिकार के बारे में चर्चा करता है और मानवाधिकार में भी स्पेसिफिकली क्या सर ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करता है। इट टॉक्स अबाउट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये किसके बारे में चर्चा करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करता है। इसको बोला जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्वेश्चन आज काफी सारे हैं, टेंशन मत लेना। ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपन बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन, इसका उल्लेख यहां पर दिया गया है। सबसे पहला ही आपको देखने को मिल जाएगा धारा 3। धारा 3 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, ताबड़तोड़ तरीके से तारीख बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार आयोग का गठन, अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तारीख बताओ। गठन का मतलब हुआ स्टैब्लिशमेंट, इसकी कब हुई है? इसकी स्टैब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिल जाएगी? कि इसकी स्टैब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में बताओ। कि सर इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? बस इतनी छोटी सी बात सर, ये तो हम बता देंगे। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार NHRC बोल देते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो कहीं पर भी ये आएगा, मैं इसके स्थान पर NHRC लिखूंगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। गठन की तारीख पूछी जाएगी, आप बताएंगे 12 अक्टूबर 1993 में गठन हुआ था। 12 अक्टूबर 1993। तो गठन की बात आप लिखेंगे, गठन कब हुआ है? गठन हुआ है 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ है, इसके तौर पर याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है कि सर जी इसके हेडक्वार्टर कहां पे? आप तुरंत दयालदेसी बता देंगे कि सर इसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। फिर पूछा जाएगा सदस्य कितने होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? आप बता देंगे कि सर इसमें सदस्य होते हैं आपके कितने? 13 सदस्य आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सदस्य कितने देखने को मिलते हैं भाई? सदस्य इसमें देखने को मिलते हैं 13 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब 13 सदस्य कैसे होते हैं? 1 होते हैं हेड, 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर होते हैं, फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर होते हैं मेंबर, और 7 होते हैं इसके अंदर। कैसे? 7 ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, लेकिन टेम्परेरी की जगह उनके लिए यूज किया जाता है डीम्ड मेंबर। अंशकालिक मेंबर होते हैं, उनका डीम मेंबर यूज किया जाता है, जो किसी विशेष कार्य की वजह से वहां होते हैं। 7 होते हैं इसके अंदर डीम्ड मेंबर। डीम्ड मेंबर आपको यहां देखने को मिलते हैं, डीम्ड मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इन सब के बारे में हम करते हैं चर्चा। जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो हो या फिर रहा हो, इसके बारे में कहा जाता है। तो फटाफट इसके बारे में याद रखना कि भाई जो अध्यक्ष होता है वो आपका रिटायर्ड CJI होना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है। जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो रिटायर्ड CJI होना चाहिए, मस्ट बी रिटायर्ड CJI, मस्ट बी, और रिटायर्ड CJI होना चाहिए, रिटायर्ड CJI। रिटायर्ड CJI का मतलब क्या हुआ? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, निवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी चर्चा का विषय यह बन जाएगा। बाकी अगर मैं बात बताऊं, जो लोग होते हैं 5 मेंबर्स कैसे होंगे? 1 होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज, या तो वर्तमान में हो या रहा हो, या तो वर्तमान में हो या रहा हो, या फॉर्मर हो। फॉर्मर का मतलब क्या होगा? पहले रहे हो। 1 इनमें होने चाहिए हाई कोर्ट जज, या तो वर्तमान में हो या रहे हो। 3 इसके अंदर होने चाहिए, 3 4 5 सभी जो 5 होंगे, 3 ऐसे होने चाहिए जो आप जिनको मानवाधिकार की एक अच्छी समझ हो, मानवाधिकार के अच्छे जानकार होने चाहिए, मानवाधिकार के अच्छे जानकार होने चाहिए, मानवाधिकार के अच्छे जानकार होने चाहिए, के अच्छे वक्ता होने चाहिए, अच्छे जानकार होने चाहिए। इसमें जरूरी है कि एक वुमेन इसमें जरूर हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। वन वुमेन इज नेसेसरी, वन वुमेन इज नेसेसरी, वन वुमेन इसमें जरूर होनी चाहिए। दे मस्ट हैव वन वुमेन इनसाइड इट, इसके अंदर एक महिला जरूर होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। और जो ये डीम्ड मेंबर होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं अंशकालीन मेंबर, इनको बोलते हैं अंशकालीन। तो जो अंशकालीन मेंबर होते हैं बाबू, ये आयोगों के हेड होते हैं। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का कोई हेड हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब का हो गया, ठीक है, EWS डिपार्टमेंट से हो गया। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, और ये आपको यहां देखने को मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या होगी, आप इनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यह है बाबू इसकी धारा 3, समझ पाए? स्क्रीनशॉट ले लो धारा 3 का, और बताओ कैसे हो। सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, माधव का ऐसा कहना है। हे माधव, आपका इतना अच्छा नाम है, उसके बावजूद भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो गलत बात है।
माधव का याद करा कीजिए, माधव जी को याद किया कीजिए, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। आगे बढ़े और बताओ कैसे हो। स्ट्रेटेजी की बुक यार 2 से 4 दिन में आ जाएगी, ऑलमोस्ट उसी पे काम कर रहा था अभी कल से। हाँ मैं सोया नहीं हूँ काफी दिन, कई दिन हो गए अब तो। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है। सर यूपीएसआई में हमें आपकी हेल्प चाहिए एग्जाम क्रैक करने में। मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ परशुराम जी, अगर आप पढ़ने पे ध्यान लगा दें हैं बातों से हौसले बन सकते हैं, फासले तय नहीं हो सकते। फासले तय करने के लिए चलना पड़ता है और एग्जाम के लिए लड़ना पड़ता है। उम्मीद है कि आप समझेंगे ड्रैगन फ्लाई कैसे हो तुम। अब आगे आप लिखेंगे धारा 4। तो ये तो था बाबू आपका सेक्शन 3। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम धारा 4 के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए, इसमें क्या होता है धारा 4 के अंदर, एनएचआरसी की जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति की चर्चा यहां पर की गई है। मैंने बताया धारा 4 में सेक्शन 4 के अंदर होता है, क्या बोला, सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है, अपॉइंटमेंट। तो जो भी चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर, चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स के बारे में अपन बात करेंगे, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कुछ जरूरी है। तो फटाफट से हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनके बारे में जरूरी क्या है। करेगा कौन, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन एक समिति के द्वारा करेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है चलिए। तो बहुत ध्यान समझना है कौन कौन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति के द्वारा होगी लेकिन सलाह लेगा, होगी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा होगी, बाई प्रेसिडेंट होगी लेकिन वो सलाह लेंगे, बाई प्रेसिडेंट होगी लेकिन प्रेसिडेंट सलाह लेते हैं हमेशा ही। तो प्रेसिडेंट सलाह किससे लेंगे, एडवाइजरी किससे करेंगे, सलाह एडवाइज किससे करेंगे, एडवाइज। तो आप खुद सोच के देखो किससे एडवाइज करेंगे, सोचो और बताओ। सर जी एडवाइज करने की जिम्मेदारी है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों से लेंगे, जैसे लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का विपक्ष, ठीक है, गृह मंत्री। तो लोकसभा का स्पीकर, एलएस स्पीकर, अध्यक्ष, लोकसभा का उपसभापति, लोकसभा उपसभापति, उप स्पीकर, एक्चुअली उपसभापति नहीं हो सकता, गृह मंत्री, गृह मंत्री हो गया। और भाई जी इसके अंदर राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं, चेयरपर्सन है बाबू, और राज्यसभा के अंदर जो उपसभापति हैं तो वो सब मिलकर इसमें सलाह देंगे। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ भाई ये अपॉइंट कर लेना मुझे चाहिए तो करा जा सकता है। ठीक है, याद रखना कोई समस्या इसमें नहीं होगी। एक्चुअली सभापति नहीं हो सकते, एक छोटा सा एरर है, राज्यसभा के सभापति नहीं हो सकते, राज्यसभा नेता विपक्ष होता है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता होते हैं। क्यों नहीं होता सभापति, क्योंकि सभापति बाबू उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वो यहां पर शामिल नहीं होते। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको सिंपल हो जाता है। भाग 4 जो धारा 4 है, सेक्शन 4 है, आई गेस कि ये क्लियर हो गया है सेक्शन 4। अभी अच्छा यहां पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी रिसेंटली हमारी राज्यसभा के सभापति ने रिजाइन दिया, रिसेंटली हम देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति ने रिजाइन दिया, तो किस सेक्शन का यूज यहां पर हुआ है या किस आर्टिकल का यूज यहां पे हुआ है। रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिला है रिसेंटली, तो किस आर्टिकल का यूज हुआ है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अच्छा मैं यूपी के लिए करंट अफेयर्स भी अलग से लेकर आऊंगा, जिसको नहीं पता है वो भी मैं बता दूं। अच्छा इसी के लिए ठीक है, नियुक्ति। अब यहां पर यदि किसी जज को एनएचआरसी में लाना है, एनएचआरसी में लाना है तब सीजीआई की परमिशन लगेगी, सीजीआई की आज्ञा लगेगी, सीजीआई की आज्ञा आवश्यक। इट इज मैंडेटरी टू हैव द परमिशन, इट इज मैंडेटरी टू हैव द परमिशन ऑफ सीजीआई इफ द प्रेसिडेंट वांट टू अपॉइंट अ जज। मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली उपराष्ट्रपति ने रिजाइन दिया, तो उपराष्ट्रपति द्वारा रिजाइन, उपराष्ट्रपति द्वारा रिजाइन,
उपराष्ट्रपति द्वारा जो रिजाइन देने की प्रक्रिया होती है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल आपका यूज होता है? आर्टिकल कौन सा है? रिजाइन यानी कि त्याग पत्र। जब ये देंगे तो किसको सौंपेंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। आर्टिकल कौन सा होता है? अच्छा, इसके बारे में समझिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपके पास कम बच्चे आ रहे होते हैं। देखो, अच्छाई की परख हर किसी को नहीं होती है तो बस यही होता है, अच्छाई की परख होने में लोगों को समय लगता है। अब मैं क्लास में आके बेहूदी हरकत नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं, ठीक है। भगवान को बीच में नहीं ला सकता। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग जो हैं भगवान को बीच में ला रहे होते हैं कि उनकी कसम है तुम्हें ये कर दो वो कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं करता, और इसके पीछे का कारण है कि हाँ, मैं भगवान का सम्मान करता हूं, और अगर भगवान को उचित लगेगा वो अपने आप मेरे ऊपर अपने जो है चीजों को करेंगे। बट पॉइंट यहां पे ये हो कि मैं कम से कम उनको इस तरीके से ना करूं, ठीक है। रणभूमि सीरीज कब चालू होगी? आज शाम 4 बजे रणभूमि सीरीज में वीडियो आ रही है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको उचित लगेगा आप किसी और को जरूर बताइए, उनको उचित लगेगा वो किसी और को जरूर बताएंगे, ठीक है। इतना हम सोच के चल रहे हैं। रिजाइन की अगर मैं बात करूं 67A में करते हैं, और मैं इसलिए नहीं करा रहा होता कि इसका मुझे फल मिलेगा फल मुझे ऊपर जाके भगवान को जवाब देना, तो इट्स इजी, ओके। तो चलिए, मैंने बताया धारा 4 के अंदर इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये अपॉइंटमेंटेशन के बारे में पूरे आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं, पूरी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। सेक्शन 5 में होता है इनकी पदमुक्ति कैसे हो सकती है, इनकी पदमुक्ति कैसे होती है, फटाफट बताइए सर बहुत सारे लोग फालतू का मोटिवेशन झाड़ते हैं। बेटा, मोटिवेशन सुनने से सिलेक्शन होते तो जो वीडियो एडिटर होते हैं ना बाबू, वो अब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते, तुम्हें पता है, अगर मोटिवेशन से काम चलता। मोटिवेशन आंशिक है, वह आपके सिलेक्शन का कारण नहीं बन सकता। धारा 4 के बाद धारा 5 आप हेड डालिए। धारा 5 के अंदर पदमुक्ति लिखी हुई है। पदमुक्ति NHRC सदस्यों व अध्यक्षों की व अध्यक्ष की व अध्यक्ष की व अध्यक्ष की पदमुक्ति, पदमुक्ति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो NHRC सदस्य व अध्यक्षों की पदमुक्ति, रिमूवल की बात यहां पर की जा रही है। रिमूवल की बात यहां पर की जा रही है, किसकी? रिमूवल की बात इधर की जा रही है कि राष्ट्रपति जब उनके पद से हटाए जाएंगे तो रिमूवल प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें, अगर NHRC के सदस्य को हटाना है, हटा कौन सकता है? फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का रहेगा। किसका रहेगा? फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति का रहेगा। बट पॉइंट यहां पे रहेगा कि ये अगर कोई भी आधार है तो वो आधार क्या बन सकता है, उसके बारे में चर्चा होती है। मैंने बताया कि NHRC के सदस्यों की जो पदमुक्ति, अगर ये त्यागपत्र सौंपना चाहे त्यागपत्र, अगर ये रिजाइन देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। रिजाइन देना चाहे तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। अब एक सवाल आता है कि सर जी एक बात बताइए, इन किन बेसिस पर इनको हटाया जा सकता है? वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू इनको हटाया जा सकता है? किन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है? तो बताइए, किन आधारों पर हटाया जा सकता है? किन आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है? इन्हें हटाया जा सकता है, तो बताएं किन आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है? ऑन व्हाट बेसिस वी कैन, ठीक है, वी कैन रिमूव देम। बेस क्या हो सकते हैं? बेसिस क्या हो सकते हैं? किन बेसिस पर हटाया जा सकता है? पहला है साबित कदाचार। पहला क्या है भाई? पहला है साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर, पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर, ठीक है। पहला क्या होगा? साबित कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर हो गया पहला। अगला पागल होना, दिवालिया होना या असमर्थता है, असमर्थता। अच्छा, साबित कदाचार का मतलब है वो कोई भी ऐसा काम कर दे जो संविधान के अगेंस्ट हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है असमर्थता यानी इनकैपेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, कैपेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, इनकैपेबिलिटी यानी कोई क्षमता नहीं है उनमें, ये पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट होता है पागल या दिवालिया हो जाना, ठीक है। पागल या दिवालिया होने की कंडीशन अगर आ जाए, पागल यानी इनसेन, दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट, दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट, दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट, ये कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। अगर
वो कोई भी ऐसा काम करें जो ये दर्शा दे कि इनके पास जो पैसे हैं वो खत्म हो चुके हैं, ये चीज इसमें हो सकती है। या फिर अगर वो शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाए, शारीरिक तौर पर अक्षम हो जाए तो भी यहां पर खेल खत्म हो जाएगा। शारीरिक तौर पर अक्षम होने पर भी खेल खत्म हो जाएगा। शारीरिक तौर पर अक्षम, शारीरिक अक्षम अगर हो जाए, अक्षम अगर हो जाए, शारीरिक अक्षम हो जाए, फिजिकली इनकेपेबल अगर हो जाए, फिजिकली इनकैपेबल अगर हो जाए, इनकैपेबल हो जाए, अगर वो चल ही नहीं पाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे तो वो क्या ही करेंगे। ठीक है जी हाँ, इसको बोलते हैं कि भाई फिजिकली इनकैपेबल, शारीरिक अक्षम अगर हो जाए। होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा, एक समिति का गठन होगा, एक समिति का गठन होगा जो इस सब चीज की जांच करेगी। एक समिति का गठन होगा, एक समिति का गठन होगा, ठीक है, एक समिति का गठन होगा। ओके, तो समिति का गठन होगा कमेंट टू से कि भाई अ कमेटी विल बी फॉर्म्ड, अ कमेटी विल बी फॉर्म्ड, कमेटी विल बी फॉर्म्ड, कमेटी विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड, एक कमेटी बनाई जाएगी। और जो भी कमेटी यहां पर क्रिएट होगी, जो भी समिति यहां पर क्रिएट होगी, ये राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति अपने हिसाब से डिसीजन देगा। ये समिति राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है, और राष्ट्रपति देन डिसीजन देगा। क्या ये बाइंडिंग है राष्ट्रपति के लिए? नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना पड़ेगा, वो बाध्यकारी होगा? ये किस संविधान संशोधन में किया गया था? जो बच्चा बता दे उसको अभी फौरन इनाम मिलने वाला है। फटाफट बताओ, मुझे बताइए। मैंने कहा था ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट है, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगी, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगी, राष्ट्रपति की सलाह, दैट इज द पॉइंट। एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगी, राष्ट्रपति की सलाह देखने को मिल जाएगी। ये बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग यानी बाइंडिंग ये सलाह नहीं है, बाइंडिंग नहीं है ये सलाह। राष्ट्रपति चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने, ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये लिख सकते हैं। ठीक है, धारा 5, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब धारा 6 की बात करते हैं बाबू, इनके टेन्योर की बात कर लेते हैं। टेन्योर कितना होगा फटाफट बताइए, टेन्योर कितना होगा? बहुत आसान हो जाएगा टेन्योर, पहले क्लॉज और दूसरे क्लॉज में। आपको नहीं पता? देखो, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में, बाइंडिंग कर दिया था इसको कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी वो उसको मजबूरी में माननी पड़ेगी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में उसको दोबारा से ठीक कर दिया गया था। ये थोड़ा प्रोसेस है। आगे हम बात करते हैं धारा 5 के अंतर्गत के बाद, धारा 5 के अंतर्गत के बाद हम नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 5 के बाद हम बात करते हैं धारा 6। धारा 6 की अपन बात करते हैं, लीजिए धारा 6, धारा 6 की हम बात कर लेते हैं। अब धारा 6 आप किस तरीके से याद रखेंगे? ठीक है, फटाफट बताइए। धारा 6 के अंदर बताया गया है कार्यकाल, कार्यकाल ये बहुत आसान हो जाएगा, कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल का मतलब होता है टेन्योर की बात की गई है, टेन्योर की बात की गई है। टेन्योर अगर मैं बात करूं, अध्यक्ष जो भी होंगे, अध्यक्ष जो भी होंगे, चेयरमैन जो भी होंगे, कितना कार्यकाल होगा लाडले चेयरमैन का? सर जी 3 इयर्स या 70 इयर्स, जो भी पहले हो। अच्छा, सदस्य जितने भी होंगे, मेंबर जितने भी होंगे, इनके बारे में अपन बात करते हैं। कितना कार्यकाल होगा? 3 इयर्स या 70 इयर्स, जो भी पहले हो, 70 इयर्स जो भी पहले हो। ठीक है, अच्छा 3 ईयर 70 ईयर, 3 ईयर 70 ईयर। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट दैम। नाउ हम चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 वर्ष क्या यह पुनः नियुक्त हो सकता है? नहीं, इसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। ये धारा 6 का पहला क्लॉज है, ये धारा 6 का दूसरा क्लॉज है। पहले क्लॉज में लिखा हुआ है पुनः नियुक्ति संभव नहीं है, पुनः नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति नहीं होगी। मतलब अगर कोई अध्यक्ष है वो हट गया तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, बट सदस्य रीअपॉइंट हो सकता है, कैन बी रीअपॉइंट, रीअपॉइंट हो सकता है, कैन बी रीअपॉइंट अंटिल 70 एज, अंटिल 70 एज, जब तक कि 70 वर्ष का नहीं होता रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन इसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन सदस्य की पुनः नियुक्ति हो सकती है। ऑलराइट, चलो क्लियर है, बेहतरीन। धारा 7 की हम बात करते हैं। कतिपय
कुछ मामले होते हैं, सर्टेन केसेस होते हैं, कतिपय मामले, सर्टेन केसेस यानी कुछ विशेष मामले, कतिपय मामलों में, कतिपय मामलों में, कतिपय मामलों में, कतिपय कतिपय मामलों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर कतिपय मामलों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर, यानी कुछ सर्टेन केसेस है उसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहती है, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर सदस्यों का, ठीक है चलिए, सदस्यों का अध्यक्ष की भांति कार्य करना, ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष के स्थान पर या सदस्यों में से किसी एक का, सदस्यों में से किसी एक का, अध्यक्ष के स्थान पर काम करना, अध्यक्ष के स्थान पर काम करना, अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करना, तो पॉइंट यहां पे ये है लाडले कि अगर अध्यक्ष एब्सेंट है, राइट, अगर अध्यक्ष एब्सेंट है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, तो ये पॉइंट ऐसे बनता है, इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, in the absence of chairman, members appointed as chairman, members appointed as chairman, members appointed as chairman, तो members chairman की भांति अपॉइंट होंगे। ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अपन याद रखेंगे, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये कब हो सकता है, कतिपय मामले क्या हो सकते हैं, मृत्यु हो जाना, इन द सर्टेन केसेस, चेयरमैन इन सर्टेन केस, कतिपय मामले, सर्टेन केस। अब ये सर्टेन केस कैसे बन सकते हैं, कतिपय मामले कैसे हो सकते हैं, कतिपय मामले, अगर यह मृत्यु हो जाए इसकी, अगर ये त्याग पत्र दे दे, अगर ये अवकाश पर चले जाए, तो तीनों ही कतिपय मामले हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि आप अगर कल को सब इंस्पेक्टर बन जाएं, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपकी वर्किंग आवर्स कितने होंगे बताओ। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद कल को आप दरोगा बनेंगे, आपकी जो महिला मित्र हैं जब वो आपकी धर्म पत्नी बन जाएंगे तो उसके बाद वो भी कहेंगे कि मेरा बालम दरोगा, ठीक है, और उसके लिए ड्राइवर चलावे जिप्सी, तो उसका भी तो लेवल होगा ना। तो उस समय आप ये बताइए, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका वर्किंग आवर्स कितने होंगे, क्या आप छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये मुझे बताइए फटाफट से। आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के, ठीक है। चलिए, सेक्शन 8 होता है, इनके पद पर रहने के बारे में कंडीशंस की थोड़ी चर्चा की जाती है। धारा 7 के बाद धारा 8 होता है, पद पर रहने की शर्तें। धारा 8, कंडीशंस टू बी ऑन सीट, पद पर रहने की शर्तें, पद पर रहने की शर्तें आपकी होती हैं, ये शर्तें आपको देखने को मिलती हैं, शर्तें आपको देखने को मिल जाती है। कंडीशंस टू बी ऑन पोस्ट, कंडीशंस टू बी ऑन पोस्ट, टू बी ऑन पोस्ट, ऑन पोस्ट, कंडीशंस टू बी ऑन पोस्ट, कंडीशंस टू बी ऑन पोस्ट, पद पर रहने के लिए कंडीशंस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होती हैं, इनके वेतन व भत्तों में कमी नहीं होगी, वेतन व भत्तों में कमी नहीं, भत्तों में कमी नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन बताई गई है। देयर शैल बी नो डेरोगेशन, देयर शैल बी नो डेरोगेशन इन द सैलरी, सैलरी में कोई डेरोगेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, कोई समस्या है, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फटाफट से याद रखना। सेक्शन 9 जरूरी नहीं है, सेक्शन 9 बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वह कुछ परिस्थितियों का जिक्र करता है, ठीक है। सदस्यों के अध्यक्ष तथा सदस्यों तथा अध्यक्षों की कुछ विशेष परिस्थितियों में रिक्तियां बताता है कि कभी कभी वो खाली हो सकते हैं। अच्छा, कितने होगा टाइमिंग, वो 24/7 होगा, आपकी जो ड्यूटी होगी वो 24x7 होगी, ठीक है। क्लास को लाइक बराबर करते रहिए भाई साहब। आगे हम बात करते हैं, धारा 8 लिख लिया है आपने, धारा 9 की नहीं है जरूरत, सीधा धारा 10 लिख रहा हूं, धारा 9 की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा धारा 10 लिख रहा हूं। लो भाई, बाबा की दया तो धारा 10 मैंने लिख दिया है, थोड़ा देखो फिर ध्यान दो भाई,
धारा 10 के अंदर क्या बात लिखी है? आयोग की प्रक्रिया का आयोग के द्वारा विनियमन। आयोग की प्रक्रिया का आयोग के द्वारा विनियमन। आयोग की प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन। आयोग द्वारा विनियमन। विनियमन आपको देखने को मिल जाएगा। आयोग की प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आयोग की जो प्रक्रिया है इसका आयोग के द्वारा ही विनियमन होगा। प्रोसीजर ऑफ कमीशन। प्रोसीजर ऑफ कमीशन इज इट्स ओन सब्जेक्ट। कमीशन इज इट्स ओन सब्जेक्ट। इज इट्स ओन सब्जेक्ट। इसके खुद के सब्जेक्ट आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं कि खुद के सब्जेक्ट ही आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वो खुद ही इन चीजों के अंदर परिवर्तन करेगा। ठीक है, याद रखना। इसमें बैठकें होंगी, समय समय पर अधिवेशन करेगा, अध्यक्ष तय करेगा, ये सब इसमें होता है। समय समय पर अधिवेशन करना, समय समय पर अधिवेशन करना, बैठकें करना, समय समय पर अधिवेशन करना। अधिवेशन मतलब सेशन करना, अधिवेशन करना और अध्यक्ष तय करना। समय समय पर अध्यक्ष तय करना, पर अध्यक्ष तय करना। सेशन को डिसाइड करते हैं, चेयरमैन को डिसाइड करते हैं। अध्यक्ष तय करना, अध्यक्ष तय करना आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। अधिवेशन करना यानी वो समय समय पर मीटिंग्स कराते हैं, समय समय पर मेंबर हेड को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, याद रखना। और ये सभी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब बात आती है आयोग के अधिकारी तथा सदस्यों के साथ साथ इसके सचिव का उल्लेख आपका होता है। आयोग के अधिकारी तथा सदस्यों का उल्लेख है, यानी वो किस लेवल पे रहेंगे, कंडीशंस क्या होंगे। तो लिखिए हर्षित भाई, धारा 11 में लिखिए। आयोग के, धारा 11 में लिखेंगे आयोग के अध्यक्ष तथा अध्यक्ष स्लैश सचिव व सदस्यों का उल्लेख। व सदस्यों का उल्लेख यहां लिखा गया है। सदस्यों का उल्लेख लाडले यहां पर लिखा हुआ है। तो इसको वैसे क्या बोलेंगे, प्रोविजन रिलेटेड टू द मेंबर्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्रेटरी। प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्रेटरी, रिलेटेड टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एंड मेंबर्स। तो मेंबर्स और सेक्रेटरी से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो इधर लिखे हुए हैं। सैलरी और अलाउंसेस आपको यहां देखने को मिलते हैं। इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस आपके यहां पर हैं। अलाउंसेस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। वेतन और भत्ते भी सेक्शन 11 में ही है। ठीक है, चलिए किधर है, सेक्शन 11 में ही आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह आएगा कि जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, इन सब का उल्लेखीकरण भी यही है। तो इन सभी का निरूपण के लिए एक सेक्रेटरी भी होगा। तो सभी अध्यक्षों के लिए एक सेक्रेटरी भी होगा जो भारत सरकार के प्रधान सचिव की रैंक का होगा। एक सचिव भी होगा, एक सचिव होगा, एक सचिव भी होगा। सचिव जी, एक सचिव होगा। देयर मस्ट बी ए सेक्रेटरी, देयर मस्ट बी ए सेक्रेटरी, देयर मस्ट बी ए सेक्रेटरी, मस्ट बी अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इसमें होगा। एक सचिव तो जरूर होगा, एक सेक्रेटरी तो जरूर होगा। तो जो सेक्रेटरी की बात यहां पर की जा रही है कि एक सचिव होगा, वो केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सचिव रैंक का होगा। केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सचिव प्रधान सचिव की रैंक का होगा। स्तर पर प्रधान सचिव की रैंक का होगा। प्रधान सचिव की रैंक का होगा। प्रधान सचिव की रैंक का होगा। सचिव रैंक का होगा, रैंक का होगा। और इसके अंदर जितने अन्य सदस्य होंगे, जो टोटल मेंबर कितने होते हैं बताना जरा। जो टोटल मेंबर होते हैं वो इसमें कितने होते हैं, ठीक है, टोटल मेंबर कितने होते हैं इनके बारे में बताइए कि टोटल मेंबर आपको इधर कितने देखने को मिलते हैं। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं।
ठीक है भाई, बताओ आप लोग चाय पियोगे या कॉफी मंगवाऊं आप लोगों के लिए? हाँ बताइए, चाय मंगवा देता हूँ या कॉफी, आप बता दो क्या मंगवाऊं। 13 मेंबर्स होते हैं, अच्छा अच्छा 13 मेंबर्स से तुम बात भुलवा देते हो, फिर हाथ छोड़ दूंगा मैं तुम पे, फिर तय होगा कि ये क्या कर दिया। तो इसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इनको बोला जाएगा। दूसरा अब यहां पे होता है कि सचिव के साथ साथ एक जांच के लिए एक अधिकारी भी होगा, जांच नियोक्ता भी होगा, और जो जांच नियोक्ता होगा वो डीजीपी रैंक का होगा। जांच नियोक्ता जो भी होगा, जांच नियोक्ता, एक जांच नियोक्ता भी होगा, नियोक्ता भी होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएंगे वो किस लेवल के आदमी होंगे? डीजीपी रैंक के आदमी होंगे, डीजीपी रैंक के आदमी होंगे। जांच नियोक्ता डीजीपी रैंक के आदमी होंगे। सर जी मावे वाला घेवर मंगवा लो भाई, कति गच लागे मन तो कति, मतलब घेवर देखो अगर आपने नहीं बेरा तो बागपत के में एक जगह है हजूराबाद गढ़ी, उसके पास है सराय। तो सराय आप याद रखोगे, बागपत में सराय नाम की एक जगह है, उड़ा का घेवर 2200 वर्ल्ड फेमस है कति। मारे यहाँ उड़ते ही आवे है घेवर, और बहुत बढ़िया लग गया कति, एकदम गच कव है जैसे। ठीक है, कि तो बागपत क्या है भाई, बागपत के अंदर ही आपको जगह देखने को मिलती है, सराय उड़ा के आवा है। फटाफट नोट कर लिया है अगर आपने तो बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर लिया है फिर हम देखेंगे आगे। इसके बाद हम देखते हैं भाग 3 में, भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं इसके कार्य व अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। सर जी ये तो राजस्थान का फेमस है भाई, हमारे यहाँ का फेमस है, किसी बात कर रहे हो थे हम। ठीक है ठीक है, हाँ तो भिजवा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी आज तीज भी है, हाँ सही बात है, आज तीज भी है भाई, आज मंगवाते भी हैं घर। तो भाई घर वाले ने तो मंगाया होगा, मैं घर पे रहता नहीं, वरना घर वालों ने तो भाई साहब सुबह से अब तक 3-4 बार लपेट दिया होगा अबे फोन फोन घर वालों का बहुत लेट ही आता है मुझे। सर देसी सा लासी मंगवा लो भाई, लासी भी मंगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार हमारे यहाँ का फेमस है घेवर, मतलब अलग ही लेवल पे फेमस है वो, छोटा मोटा फेमस नहीं है। अब राजस्थान का फेमस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ कम नहीं है। अच्छा अब इसके हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी, कि जो आपको देखने को मिलते हैं, जो भाग 3 आपको देखने को मिल जाएगा वो फंक्शंस के बारे में बात कर लेगा, फंक्शंस के बारे में आपकी बात कर लेगा, किस तरीके के फंक्शंस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फंक्शंस तो 1316 तक आपको देखने को मिल जाएंगे फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी, फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी, फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी की हम बात कर लेते हैं। इसके कर्तव्यों की बात की जा रही है, फंक्शंस की बात की जा रही है, भाग 3 है दरअसल, दिस इज भाग 3, दिस इज भाग 3, इसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं, फंक्शंस की अपन बात कर रहे होते हैं। तो ये है आपकी धारा 13 से 16। ठीक है, धारा 13 से 16 आपको देखने को मिल जाएगा, 13 से 16 आपको देखने को मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। पर 12 भी तो मिसिंग जाएगा ना, फिर 12 से 16 ही डालो सीधा, 12 से 16। तो इसके कर्तव्य क्या होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, कर्तव्य आपके क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है, राइट। कर्तव्य इसके क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि यार फंक्शंस जो होते हैं बहुत ज्यादा डायनामिक से हैं फंक्शन, मतलब उसमें लिखने जैसी चीजें नहीं होती फंक्शंस में। तो क्या मैं उसको मतलब अपनी खुद की राइटिंग में ही आपको दे देता हूं, जो मेरे बैचेस वगैरह में पढ़ाया हुआ है वो वाला पोर्शन में इतना फंक्शंस का आपको यहां से दे देता हूं, फंक्शंस का, फंक्शंस वाला पोर्शन में बैच में से निकाल देता हूं, बैच में पढ़ा हुआ है तो वो वाला हिस्सा मैं आपको देता हूं फंक्शंस का केवल, फिर मैं हाथ से लिखूंगा फंक्शंस का केवल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, तो उसको मैं एलेबरेट कर दूंगा तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, राइट है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फाइल ओपन हो जाने दो फिर मैं आपको बताता हूं फंक्शंस के बारे में। तब तक आप लिख लीजिए फंक्शंस ऑफ कमीशन, पहले आप लिख लीजिए। आखिरकार एनएचआरसी का काम क्या होता है, आपको क्या लगता है एनएचआरसी क्या काम करता है, बताओ एनएचआरसी क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एनएचआरसी, क्या ही काम होगा एनएचआरसी का।
चलिए, बिना परेशानी के आप बता दीजिए एनएचआरसी का काम क्या होगा। आपके हिसाब से एनएचआरसी का काम क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। हाँ, ये रहा एनएचआरसी का काम। एनएचआरसी के काम के बारे में उल्लेख ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लेते हैं क्या होता है एनएचआरसी का काम। इसके बारे में हम बता देते हैं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एनएचआरसी। देखो, एनएचआरसी की वर्किंग कुछ इस प्रकार से होती है। ये क्या है भाई? अच्छा। हम्म। अच्छा, ये भी डिलीट करना है, ये भी। तो इसके बाद आएगा एनएचआरसी के फंक्शंस। एक सेकंड भाई जी। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये लीजिए, फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी की हम बात कर लेते हैं। एनएचआरसी का आखिरकार फंक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरी ही राइटिंग है, तो इसमें से अगर मैं कुछ चाहूं तो जैसे ये कुछ भी मैं मिटा भी सकता हूं, क्योंकि सेम राइटिंग आपको मेरी देखने को मिल रही है। तो फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी में आपको पता लगता है कमीशन के फंक्शंस आपको किस तरीके के देखने को मिलते हैं कि आयोग के कार्य तथा कर्तव्य हैं। पहला आयोग का काम होता है, एनएचआरसी आयोग में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, स्वयं संज्ञान में ले सकता है, ये कोई भी पर्सन या कोई भी पीड़ित इसमें दर्ज करा सकता है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी यह प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है। दूसरा है, इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिफोर कोर्ट विद परमिशन। मानव अधिकार के हनन के मामले में कार्यवाही कोर्ट की सुनवाई से पहले भी कर सकता है। तो हमारा जो ह्यूमन राइट कमीशन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम एनएचआरसी कहते हैं, एनएचआरसी का काम यह होता है कि आपके मानव अधिकार संरक्षणों को बचाना। तो पॉइंट होता है कि सर, अगर किसी के मानव अधिकार का हनन हुआ, अगर किसी के मानव अधिकार का हनन हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? सर जी, स्वयं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उस मामले को संज्ञान में ले सकता है। दूसरा आपका होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी विक्टिम ऐसा हो सकता है जो वहां पे दर्ज करा ले शिकायत। तीसरा, सर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ह्यूमन राइट कमीशन एक्शन ले सकता है। अगला, सर, इंटरवीन कर सकता है वो किसी मेथड में, यानी मानवाधिकार के हनन के मामले में कार्यवाही कोर्ट की सुनवाई से पहले वो कर सकता है। ये बात यहां पर लिखी हुई। इसका स्क्रीनशॉट आप कृपया करके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या बातें चल रही हैं ये? आगे बढ़िए। अगला, ये हो गया सेक्शन 12। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। ठीक है, पहले 12 के बारे में पूरी नेचर आप देख लीजिए। 12 के बारे में नेचर पूरा बताया गया है कि शिकायतों की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, कौन से ऐसे मैटर होंगे जो शिकायतों में आ सकते हैं, जैसे मानवाधिकार का हनन अथवा दुष्प्रेरण लोक सेवक के द्वारा, वायलेशन ऑफ द अबैटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय पब्लिक सर्वेंट, किसी लोक सेवक के द्वारा अगर मानव अधिकार का हनन किया गया तो उसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। 12 के ए में आता है मानव अधिकार संबंधित मामलों में लोक सेवक के द्वारा ध्यान ना दिया जाना, यानी कोई ऐसा लोक सेवक है, कोई ऐसा ऑफिसर है जिसका काम था ह्यूमन राइट्स के मैटर्स के ऊपर सारे के सारे डिसीजन लेना। अगर नहीं ले पाएगा तो दिक्कतें होंगी, उसको सजा का माध्यम माना जाएगा। मानवाधिकार क्षेत्र में शोध करना, ये 12 का जी है, इस पर मानवाधिकार ही काम करेगा जी। 12 का एच है मानवाधिकार संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देना। 12 का आई है एनजीओ को बढ़ावा देना जो मानवाधिकार की रक्षा करते हैं, कार्य कर रहे हैं ऐसा। 12 का जे है मानवाधिकार से संबंधित कुछ अदर प्रोविजंस बनाना जो पहले से उल्लेखित नहीं है, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिलता है सेक्शन, इसके भी स्क्रीनशॉट लेना। सेक्शन 13 की हम बात करते हैं, ये क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं सेक्शन 13। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन आपको नहीं होगी, यहां तक मैंने पढ़ा रखा है, पूरा आपका आयोग के बारे में पूरा पढ़ा रखा है। इसके बाद हम राज्य ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे, पहले इसको देख लो। 13 में आयोग की जांच संबंधी कुछ शक्तियां होती हैं कि आयोग जो है हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है, वो कैसे अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकता है, कैसे जांच कर सकता है। ठीक है, 14 के अंदर जांच की प्रक्रिया बताई गई है कि जांच करेगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सर लिख के बता दो। देखो, जांच के प्रोसीजर को अलग अलग केसेस में होगा। एक महिला है, जैसे आप हैं, आप कल को बन जाते हैं दरोगा, ठीक है, बन गए दरोगा। आपके पास एक महिला आई, एक महिला आपसे कहती है कि जो मेरा पति है वो मुझे मारता है। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पति के द्वारा मारा जाना, सर ये किस प्रकार का मामला होगा? बेटा, इस पर लग सकती हैं 3 अलग अलग धाराएं।
पहला डोमेस्टिक वायलेंस लग सकता है, ठीक है सर, कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है, पति है, पति मार रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस लग जाएगा महिला। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, पति के अलावा आप दूसरा एक काम भी कर सकते हैं कि सर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस के साथ साथ उसके ऊपर आप एक एक्ट और ठुकवा सकते हैं डाउरी का। डाउरी है, ये भी हो सकता है, क्या पता दहेज के कारण से मार रहा हो, पर चलो मान के चलो दहेज की वजह से नहीं मार रहा, नॉर्मली उसको पीट रहा है। पति को गिरफ्तार किया गया, तो पति को, आप दरोगा हो, आप तो एकदम चौड़ में हो ना, जीन नहीं दूंगा किसी ने, आपने आते ही पति में 2 घुसंड आपने पेल दिए कि ये ले, बहुत बहुत मर्द बनना था है। तो इसमें क्या हुआ, बाद में पता लगा पति मार ही नहीं रहा था, पत्नी ने फर्जी का केस बनवाया था। अब उसमें उस व्यक्ति का जो वो पति था उसको तो आप, उसमें तो आपने घूसे पेल दिए आते ही, तो क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन। अब इसकी जो जांच बैठेगी वो किसी आम व्यक्ति पे नहीं बैठेगी, वो एक लोक सेवक पे बैठेगी, तो उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है, राइट, उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है। नॉर्मली कोई व्यक्ति है, कोई दुकान वाला है, उसको जाके आपने उसकी दुकान में हाथ छोड़ दिया, उस पे है दरोगा बनने के बाद उस पे वहां जाके हाथ छोड़ दिया, उसकी जांच प्रक्रिया अलग बैठेगी। 4 आदमियों ने मिलकर एक 5वें आदमी को पीट दिया, तो उसकी जांच प्रक्रिया अलग बैठेगी, क्योंकि जांच प्रक्रिया मतलब डिपेंड करती है किस तरीके का केस है, इसलिए जांच प्रक्रिया का उल्लेख नहीं हो सकता। यह परिस्थिति के अनुसार होता है, जो परिस्थिति उस समय बनी रही हो, ठीक है। चलिए, पति परमेश्वर हाथ छोड़ देते हैं भाई साहब, मैंने सुना है ऐसा, ठीक है। अब सेक्शन 15 देख लीजिए, आयोग के समक्ष लोगों के द्वारा दिए गए बयान जो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं आयोग के समक्ष, उसका जो जिक्र है वो सेक्शन 15 में आपका किया गया है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 के अंदर कुछ प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 20 के बारे में। पहला सेक्शन 17 है शिकायतों की जांच प्रक्रिया। सेक्शन 17 के बाद 18वें जरूरी नहीं है, 19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन प्रक्रिया। बहुत बढ़िया, अगर किसी सशस्त्र बल ने, सीआरपीएफ के किसी जवान ने, बीएसएफ के किसी जवान ने, आर्मी के किसी जवान ने, या फिर आपके बीएसएफ के किसी जवान के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। एग्जाम्पल बताओ सर, एक कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो बीएसएफ, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ किसी में भी कार्यरत है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा अपनी पोस्टिंग पर वो था और पोस्टिंग के दौरान ही उसी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी, उसके मानवाधिकार का हनन कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में क्या मानवाधिकार आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है? डायरेक्टली नहीं कर सकता, ना उसको अरेस्ट करा सकता। उसको क्या, आयोग केंद्र सरकार की सहमति से रिपोर्ट रेडी करेगा। पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा कि बीएसएफ का मैटर है, क्या हम इसमें इंटरवीन करें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कहती है तो ही मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज आप देखते हैं सेक्शन 19 और 19 के 3 में। ये पीवाईक्यूएस में आ रखा है सेक्शन 19, तो इसके बारे में याद रखना यूपीएस है। अभी मैं आपको पीवाईक्यूएस ही कराऊंगा इस सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद। सेक्शन 20 होता है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट होती है। वार्षिक रिपोर्ट को आयोग संसद या विधानमंडल में पेश करेगा, इसकी जरूरत होती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको लिखवा कर आगे बढ़ता हूं। चलिए, इसके बाद अपन क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्लाइडों से पढ़ा के मुझे नहीं लगता बढ़िया। ये तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि ये प्रोसीजरल चीजें हैं। प्रोसीजरल यानी जिसमें कोई मैं परिवर्तन नहीं करा सकता। हाँ, अब कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी तो अब बस ऑब्वियसली बात है, मैं हाथ से लिखकर ही इसको पढ़ाऊंगा। अब कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगे तो मैं उसको हाथ से लिखकर ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाइए दोबारा से, ठीक है, हाथ से लिखकर ही पढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाग 4 तो आपने कर लिया, अब आप हेडिंग डाल लीजिए भाग 5। हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई, भाग 5 आप हेडिंग डाल लीजिए। भाग 5 की हम हेडिंग डाल लेते हैं।
टोटल भाग कितने इस बार एक बार बताओगे इसमें टोटल भाग कितने हैं? क्योंकि भाग 5 का जहां तक मुझे याद है मेरे जमाने में ये 21 से लेके 29 तक जाता था। सेक्शन कितने हैं? 21 से लेके 29 सेक्शन तक जाता था, क्योंकि टोटल सेक्शन तो इसमें 43 है। अब मैं 29 सेक्शन के आसपास पहुंच रहा हूं अब इसमें। अब भाग कितने वो एक बार अगर भाग बता दोगे तो मुझे बढ़िया लगेगा कि हाँ भाई भाग भी आपने बता दिए। ये बेसिकली राज्य मानवाधिकार आयोग आपका होता है। ये क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग आपका होता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आपका होता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपको देखने को मिलता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ह्यूमन राइट कमीशन आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई जी ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है। इसको एसएचआरसी बोलते हैं शॉर्टकट में। अभी शुरुआत में आपने भाग 3 के अंदर जो पढ़ा था, भाग 2 के अंदर जो पढ़ा था वो आपका एनएचआरसी था, ये एसएचआरसी है। भाग 8 होते हैं। शाबाश, मुझे तो लगा नहीं था आप जवाब दे पाएंगे, बट आपने जवाब दिया, कमाल की बात है। अब हम बात करते हैं फटाफट इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में, किस तरीके से आपको स्टैब्लिशमेंट देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपके सेक्शन 21 की बात कर लूंगा, एसएचआरसी के गठन की बात करूंगा। तो हम देखने को मिल जाएगा सबसे पहले धारा 21। तो धारा 21 भी काफी जोर की धारा है, बढ़िया लेवल की धारा है। इसके अंदर बताया गया है एसएचआरसी का गठन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन। इसमें बताया गया है इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है। एसएचआरसी का गठन है यानी इसकी स्टैब्लिशमेंट कैसे होगी, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। स्टैब्लिशमेंट, तो स्टैब्लिशमेंट के लिए कॉन्सेप्ट सिंपल है। पूछा जाएगा इसमें सदस्य कितने होते हैं, सिंपल यही पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर कौन इसका गठन करेगा, कौन इसके अंदर सदस्य होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, बहुत आसान हो जाएगा। इसके गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। गठन राज्य सरकार द्वारा, सरकार द्वारा पूछा जाएगा। देन चलो गठन तो तुमने कर लिया राज्य सरकार के द्वारा, बट हमें ना एक बात बता दीजिए, ठीक है, हमें एक बात बता दीजिए कि राज्य सरकार के द्वारा गठन भले ही आप कर दो, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्यों के बारे में थोड़ा सा उल्लेख कर दीजिए। भाई जी जो इसके सदस्य आपको देखने को मिलते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, आवश्यक है कि वो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहा हो, हाई कोर्ट का सीजीआई वो रहा हो, इतना इंपॉर्टेंट, सीजीआई रहा हो, हाई कोर्ट के जज वो रहे हों, हाई कोर्ट जज वो रहे हों, ऐसा उल्लेख उसमें किया गया। हाई कोर्ट के जज जो है होने चाहिए, मस्ट भी कौन होने चाहिए? हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, बढ़िया लेवल पर, एकदम आपके बेहतरीन लेवल के हाई कोर्ट के आपके जज होने चाहिए। रिटायर्ड जज हो तो भी चलेगा, रिटायर्ड जज हो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, रिटायर्ड जज हो तो भी चलेंगे, हाई कोर्ट के जज हो, रिटायर्ड हो या वर्किंग में हो, दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो रिटायर्ड हो या फिर वर्किंग में हो, दोनों चलेंगे। या तो सेवानिवृत्त हो, निवृत्त हो, या वर्तमान में हो, दो भी चलेगा, या वर्तमान में भी हो तो भी चल जाएगा। अध्यक्ष के अलावा जो अन्य लोग होंगे, अन्य सदस्य आपको जो देखने को मिलते हैं, सदस्यों में एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष मेन होता है। बाकी के जो अन्य लोग हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं तो काम चल जाएगा, बाकी के जो अन्य लोग हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं तो काम चल जाएगा। अन्य सदस्य, अन्य सदस्यों की अगर मैं बात करूं, अन्य सदस्यों की अगर मैं बात करूं, अन्य सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो वो अदर होंगे तो भी काम चल जाएगा। याद रखें कि भाई चाहे तो वो हाई कोर्ट जज हो, चाहे वो अदर जज हो, चाहे तो वो हाई कोर्ट जज हो या अदर जज भी हो तो काम चल जाएगा, अदर जज भी हो तो काम चल जाएगा, हाई कोर्ट जज हो, अदर जज हो, दोनों तरीके से काम चलाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा अगला पॉइंट यह आता है इसमें कि चलो एसएचआरसी के गठन के बारे में तो आपने बता दिया, ये बताइए कि इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं। सदस्य प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं, सदस्य प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं, एक प्रकार के सदस्य इसमें नहीं होते, ठीक है, याद रखिए। अरे भाई क्या हुआ क्लास में, क्या क्या चल रहा है, ये कमेंटों में क्या हो रखा है? मैंने क्या बताया, इसमें सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, सदस्यों की संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है।
यानी इसमें कुछ फिक्स नहीं है। पॉइंट ये आता है कि वर्तमान में SHR से जो यूपी के अंदर जो हेड है वो कौन है, यूपी के अंदर हेड है वो है बालकृष्ण नायर, आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी में। यूपी में कौन है? बालकृष्ण नायर आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपी में कौन है बाबूजी? बालकृष्ण नायर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अध्यक्ष है जो यूपी के अंदर, यानी UPHRC, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो हेड है वो कौन आपको देखने को मिल जाएंगे? सो UPHRC में, यूपी ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जो हेड हो जाएंगे वो बालकृष्ण नायर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्ण नायर आपके हो जाएंगे। नायर आपको देखने को मिल जाएंगे, बालकृष्ण नायर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, मार पिटाई की बात चल रहा, कौन सा है भाई, किस पे हाथ छोड़े है, ये बात होगी? क्या बात होगी भाई, क्यों लड़ रहे हैं आप? ठीक है, आप मुझे बताइए अगर लड़ने वाली कोई बात है। ये बातें तो मुझे बताई जाती हैं। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं आप जानते ही हैं मारपीट में बहुत अच्छा हाथ है मेरा, मैं मारपीट नहीं होने देता। ये याद रखना। अरे SP की बात है, ये लीजिए आगे हम बात करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मैं कितना बढ़िया आदमी हूं? तुम्हें लगता है मेरी लड़ाई होती होगी? नहीं, मेरी लड़ाई कभी नहीं हुई किसी से। फटाफट हम मुझे बताइए, सेक्शन 22 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 22 के बारे में अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 22, सेक्शन 22, सेक्शन 22 किस बारे में चर्चा करेगी भाई? इनके अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करेगी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? सदस्यों और अध्यक्ष का नियुक्ति, सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, नियुक्ति की चर्चा की जा रही है। सदस्य अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट जो होगी, सदस्य की या जितनी भी अन्य पर्सन होंगे इनकी नियुक्ति की बात है वो गवर्नर के हिसाब से होगी। कौन होगा? देखो, ये होगी बाई गवर्नर, लेकिन सलाह किससे लेगा? गवर्नर होगी तो गवर्नर राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी भाई जी? अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर के द्वारा। बट पॉइंट यहां पे निकल के यही आता है कि जो भी अपॉइंटमेंट आप इस प्रकार से कराएंगे, ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट आपको इस प्रकार से कराएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये किस सलाह पर करेगा? सलाह किससे लेता है? सलाह लेता है सर ये विधानसभा अध्यक्ष से, गृह मंत्री से, विधानसभा अध्यक्ष से लेता है, यानी लोकसभा स्पीकर की भांति जो होता है अध्यक्ष लेगा। राज्य गृह मंत्री से लेगा, गृह मंत्री से लेगा। राज्य के नेता विपक्ष से लेगा कि कौन ऐसा नेता है जो नेता विपक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। विधानसभा का विपक्ष का नेता आपका जो भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और विधान परिषद का, सदन का नेता भी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान दो, विधान परिषद सदन का नेता, विधान परिषद का सदन नेता, विधान परिषद का सदन नेता। विधान परिषद 6 ही जगह पे यूपी में है इसलिए बता रहा हूं। और विपक्ष नेता आपको देखने को मिल जाएगा। विपक्ष आपका दोनों लेवल का, परिषद का विपक्ष भी और सभा का विपक्ष भी, ठीक है। दोनों लेवल पर नेता विपक्ष हमें यहां चाहिए, दोनों लेवल पर नेता विपक्ष हमें चाहिए। स्टेट होम मिनिस्टर होता है, जी हाँ, राज्य गृह मंत्री होता है। विपक्ष नेता दोनों प्रकार से चाहिए, परिषद पे भी चाहिए और सभा पे जो नेता विपक्ष आपका है वो भी हमें यहां पर चाहिए होता है। तो अब दोनों के बारे में ही याद रखेंगे, ठीक है। दोनों के बारे के अंदर आप याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। धारा 23 में इनको हटाए जाने की प्रक्रिया है, रिमूवल प्रोसीजर है। तो आधार पूछा जाता है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है, ठीक है। चलिए फटाफट मुझे बताएं, धारा 23 के बारे में चर्चा की जा रही है। इनको इनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। सेक्शन 23 के बारे में बात की जाती है, जिसको बोलते हैं धारा 23। ये होता है रिमूवल प्रोसेस ऑफ मेंबर्स, इन सभी सदस्यों का, अध्यक्षों का, ठीक है। इनको पद मुक्ति की प्रक्रिया, इनकी पद मुक्ति की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। पद मुक्ति प्रक्रिया, तो पद मुक्ति प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एसपी भाई मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए
रिमूवल प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो पदमुक्ति कैसे हो सकती है, इसका आधार क्या हो सकता है? आधार आप सभी जानते हैं, आधार क्या हो सकता है? आधार इज वेरी सिंपल। साबित कदाचार हो सकता है, प्रूवन मिसबिहेवियर हो सकता है, साबित कदाचार हो सकता है, कदाचार प्रूवन मिसबिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा। असमर्थता देखने को मिल जाएगी, असमर्थता आपको देखने को मिल जाएगी। प्रूवन मिसबिहेवियर है, असमर्थता है, या शारीरिक अदक्षता है। शारीरिक अदक्षता आपको देखने को मिल जाएगी, अदक्षता आपको देखने को मिल जाएगी, या पागल दिवालिया होना शारीरिक अदक्षता में ही आ जाएगा कि मेंटली कोई काम नहीं करना, तो वो इसी में आ जाएगा। रिपोर्ट रेडी होगा, उसी बेसिस पर ये सब कुछ तैयार होगा। रिपोर्ट आपकी रेडी होगी, रिपोर्ट आपकी रेडी होगी, रिपोर्ट जाएगी किसको? गवर्नर को। अब गवर्नर के ऊपर है वो इसके बारे में क्या सोचता है। गवर्नर को रिपोर्ट जाएगी और गवर्नर इसके बारे में सोचेगा, चाहे तो हटा दे, ना चाहे तो ना हटाए। ये चीज आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहां पर आएगी। ठीक है, तो ये बाबू सेक्शन 23 है, ये सेक्शन 22 है, इन दोनों के बारे में याद रखना है। देन हम बात करते हैं सेक्शन 24 भी उड़े, देख ही लो भाई सब, जो सारे यहीं देख ही रहे हो। दिवालिया होना, हाँ वो थोड़ा सा इसमें आएगा, पागल के साथ दिवालिया होना, असमर्थ के साथ, इनकेपेबल के साथ आप देख लो, ये तो होता है प्रूवन मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर। ठीक है, दूसरा होता है इनकैपेबल, कैपेबल होता है, ये फिजिकल अनफिट होता है। ठीक है, तो अनफिट आप लिख लीजिए, और इसमें आप दिवालिया भी लिख लीजिए, दिवालिया। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंकरप्ट, बैंकरप्ट भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोल देते हैं। लिखने का तरीका, मैं बैंकरप्ट भी लिख सकता हूँ, इंसॉल्वेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ओके, चलो कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं धारा 24, अगले पेज पे लिखा जाएगा, जगह नहीं है। कार्यकाल की जिक्र यहां पर किया जाएगा। सर आप अथर्ववेद से टोटके, क्या कह रहा है छोरा, टोटके करना सीख लो, सीख लो। किसी को वश में करना वो जल्दी जल्दी बदल जाती है। मुझे किसी को वश में करने की आवश्यकता नहीं है मेरे लाल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको पढ़ाऊं तो उतना पर्याप्त है। ये लीजिए, आगे हम बात करते हैं धारा 24। और तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट होगा? नहीं, गलत बात है। चलिए, मैंने बताया धारा 24। जशपाल, मैंने इस धारा 24 के अंदर, बैच के अंदर कई सारी चीजें लिखवाई हुई हैं। मैं चाहता हूं जो भी एस्पिरेंट बैच में मुझसे पढ़े हुए हैं वो इस सब चीज को यहां पे फटाफट से बता दे, तगड़े तरीके से यहां पर मुझे बता दे फटाफट से। इसमें सदस्यों के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, और सेक्शन वाइज बताएं, ए, बी और सी, तीनों तरीके से मुझे बताएं, ए, बी और सी। धारा ए, बी और सी तीनों ही लेवल पे मुझे चाहिए। ए में बताया गया है कि अध्यक्ष हो, अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल, कार्यकाल जिस दिन ज्वाइनिंग करेगा उस दिन से लेके 3 इयर्स होगा, या जो एज होगी वो कितनी होगी, 3 इयर्स होगा, या जो एज जो भी होगी वो 70 इयर्स तक जानी चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष के लिए बताया गया है कि एज आपकी 70 इयर्स तक ही यहां पर जानी चाहिए। पॉइंट इसके अंदर यही है, पॉइंट इसके अंदर यही है। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस सर, रीअपॉइंट इज पॉसिबल, रीअपॉइंट पॉसिबल है इसमें, रीअपॉइंट इसमें पॉसिबल है। रीअपॉइंट यानी पुनः नियुक्ति संभव है, पुनः नियुक्ति संभव है, किसी भी परिस्थिति में पुनः नियुक्ति संभव है। पुनः नियुक्ति क्या इसमें संभव है? यस सर, इसमें पुनः नियुक्ति संभव है। ठीक है, पुनः नियुक्ति इसके अंदर संभव है, पुनः नियुक्ति पॉसिबल है, संभव है। सदस्य जो भी होंगे, सदस्य का कार्यकाल भी क्या होगा? सेम होगा, और पुनः नियुक्ति उसकी भी संभव है। बट इसके अंदर सी जो होता है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, अगर कोई इस आयोग से सेवानिवृत्त होता है तो वो कहीं और काम नहीं कर सकता। ये है पॉइंट। ये सवाल आपका यूपी सब इंस्पेक्टर में आ रखा है, और ये क्लैट में आ रखा है। क्लैट आपका यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, क्लैट, उसमें भी आ रखा है, लेवल है क्लैट का। मैंने क्या बताया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात के बाद किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं कर सकते, किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं, किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं, विभाग में कार्य नहीं।
तो आप किसी सरकारी विभाग में कार्य नहीं कर सकते वंस अगर आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? किसी ने सुपर चैट दी थी क्या? ये सुपर चैट क्यों लिख रहा है अंसारी? सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य नहीं कर सकता, इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी आप याद रखें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसके बारे में भी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप इसको भी याद रखेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको भी याद रखेंगे, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं बाबू सेक्शन 28, सीधा वही जरूरी होगा, सेक्शन 28 वही जरूरी है। सेक्शन 28, क्योंकि भाई 25-26 केवल प्रक्रियाओं का व्याख्या करता है। जो 25 है प्रक्रियाओं के बारे में जाएगा, 26 है शक्तियों के बारे में जाएगा, 27 है केवल इस बारे में जाएगा कि यहां पर जो भी ये नियम व कानून बनाएंगे वो स्वयं बनाएंगे, किसी अन्य से स्वयं नहीं बनाएंगे। सेक्शन 28 आपको देखने को मिलता है, देन सेक्शन 28 आपको देखने को मिलता है। सेक्शन 28 में हमें क्या देखने को मिलता है? रिपोर्ट का बनाया जाना। तो एसएचआरसी क्या होता है? ये एक रिपोर्ट बनाता है। एसएचआरसी क्या होता है? एसएचआरसी एक रिपोर्ट रेडी करता है, इसके बारे में यहां पर चर्चा की जाती है। तो एसएचआरसी के बारे में यह भी याद रखना कि वो क्या रेडी करते हैं एसएचआरसी। सर एनुअल रिपोर्ट आपके यहां पर बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट आपके यहां पर बनाते हैं, याद रखना क्या बनाते हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का रेडी किया जाना, एनुअल रिपोर्ट का रेडी किया जाना, रिपोर्ट का रेडी किया जाना, रेडी होना, एनुअल रिपोर्ट का रेडी होना आपको देखने को मिल जाता है। सेक्शन 28 के अंदर इस चीज का उल्लेख किया जा रहा है, एनुअल रिपोर्ट का रेडी होना। ठीक है, याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं है। कमाल की बात यह होती है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट आपकी रेडी होगी, एनी वन विच इज योर रेगुलर जो रिपोर्ट है, किसको सबमिट की जाती है बाबू? ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है, वार्षिक प्रतिवेदन होता है, ये राज्यपाल को जमा होता है, राज्यपाल को जाता है, राज्यपाल को जाता है। किसको जाता है? राज्यपाल को जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको परेशानी होगी। अभी अपन बात करते हैं भाग 6 के बारे में। उसके अंदर आपको जो देखने को मिलते हैं सेक्शंस, वो दो ही सेक्शन है, 30 और 31 है। क्या दरअसल उसके अंदर टोटल इसका पोर्शन क्या है? मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार न्यायालय जो रिपोर्ट जाती है वो राज्यपाल को सबमिट की जाती है। राज्यपाल का मतलब राज्य सरकार से है, यहां पर राज्यपाल का मतलब यहां राज्य सरकार से है, याद रखना। अब हम बात करते हैं भाग 6 के बारे में, जो आपको मानवाधिकार न्यायालयों के बारे में चर्चा करेगा। ओके, आकांक्षा फटाफट नोट करिए, मैंने बताया भाग 6 के बारे में। भाग 6 के अंदर आपको लिखना है सेक्शन कितने हैं भाग 6 में? सेक्शन 2 ही हैं खाली, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 है, केवल 2 ही सेक्शन आते हैं। पॉइंट इसमें यही आपको देखने को मिलता है, पॉइंट इसमें यही आपको देखने को मिलता है कि भाई जी इसका मतलब क्या है, क्या इसका सब्जेक्ट होता है सेक्शन 30 और 31 में? इसमें होते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स कोर्ट आपको देखने को, ह्यूमन राइट्स कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मानव अधिकार न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं, मानवाधिकार न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं, मानवाधिकार न्यायालय आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रख लेंगे मानवाधिकार न्यायालय, न्यायालय आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, मानवाधिकार न्यायालय के बारे में, सेक्शन 30 और सेक्शन 31। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में भी हम फटाफट से चर्चा करते हैं कि सेक्शन 30 और सेक्शन 31 किस लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फटाफट इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मानवाधिकार न्यायालय के बारे में एक नंबर चर्चा आपकी करते हैं, मजा ही आपको आ जाएगा। ये लीजिए, यहां देख ही सकते हैं मानवाधिकार न्यायालय के गठन के बारे में पूछा जा रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन अप भी कर देता हूं, किस तरीके से एक्सप्लेन अप होगा वो भी मैं बता देता हूं।
लीजिए, मानव अधिकार आयोग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर न्यायालय किस प्रकार से काम करता है। लीजिए, नाउ वी डिस्कस अबाउट, परफेक्टली डिस्कसिंग अबाउट दिस, मानवाधिकार न्यायालय होता है। तो सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है कि मानवाधिकार न्यायालय का गठन होना, इसके अंदर उल्लेखित है कि मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार से होगा। ये कहते हैं कि भाई इसकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। कहाँ की जाएगी सर? प्रत्येक जिले में की जाएगी। उद्देश्य इसका क्या है कि मानवाधिकार पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। ठीक है, होता यह है कि जो सेशन कोर्ट होते हैं उसी को हाई कोर्ट की पावर मिल जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएसआई में आ चुका है। यूपीएसआई 2021 में ये सवाल आ चुका है, कृपया करके थोड़ा ध्यान रखें। अभी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तब ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। सेक्शन 31 में क्या होता है फिर? इसके अंदर आपका एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, विशेष लोक अभियोजक होता है। इसको अभियोजक प्रायोजक दोनों तरीके से बोला जा सकता है। ये राज्य सरकार नियुक्त करती है, एक सरकारी वकील की तरह काम करता है। मिनिमम इसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस स्तर पर पहुंच सकता है। इसके बारे में याद रखना, फटाफट इसके बारे में भी नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, भाग 7 के बारे में बात करेंगे, फिर आपको भाग 7 के बारे में बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। भाग 7 भी तगड़ा आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। बिना परेशानी के याद करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। सर जी, पीली चाय नहीं, कोई चाय बनाने वाला ही नहीं है। कहाँ से ही मैं चाय पी पाऊं? यहाँ पे नोट अगर आपने कर लिया है तो मुझे बताओ। सेक्शन 30 और 31 मैंने आपको स्पेस दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, मैं ब्रांडिंग नहीं रखता ताकि आप याद रख पाए। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक मानसिकता होती है कि किसी दूसरे को पता लग जाए कि मैंने कहाँ से पढ़ रखा है, तो वो ब्रांडिंग की वजह से स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेते। तो इसी वजह से मैं ब्रांडिंग नहीं रखता। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है कि मैं आपको चीजें बेहतर तरीके से करके दे पाऊं, इसी वजह से इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। वाकई में मुझे जैसे कई बार लग रहा होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं, तो ये उसी सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भाग 7 के बारे में, अपन बात कर लेते हैं। भाग 6 आपका हो जाता है ना, हम बात करते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7 आपका और जरूरी है, 32 से 35 तक जाएगा भाग 7। भाग 7 की अपन बात कर लेते हैं। भाग 7 पार्ट 7, पार्ट 7 भाग 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भाग 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। भाग 7 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने आपको सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन 32 से लेकर 37 तक आपको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 32 से लेकर 32 से लेकर और 37 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। 32 से 37 आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या कि सेक्शन 32 से और 37 के बारे में अगर अपन लोग चर्चा करना चाहते हैं तो पॉइंट इसमें क्लियर है। 32 से 35, 36, 37 नहीं, 32 से 35, क्योंकि 37 से तो अगला फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना अपना। तो ये है किस बारे में? ये बहुत मिसलिनियस सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है। ये वित्त संविदाएं होती हैं, वित्त संविदाएं होती हैं। इसमें 3 ही होते हैं आपके, 32, 33, 34 जो याद रखने हैं। वित्त संविदाएं 32, 33, 34, 32,
33, 34 आपको याद रखने हैं। वित्त संविदाएं होती हैं, वित्त संविदाएं आपको देखने को मिलती हैं, संविदाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, वित्त संविदाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। फाइनेंशियल प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या है बाबू ये? दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्रोविजंस। ये फाइनेंशियल प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल प्रोविजंस इनको अपन लोग बोलते हैं, फाइनेंशियल प्रोविजंस इनको अपन लोग बोलते हैं। तो 32 में क्या होता है? सेक्शन 32 है, यानी धारा 32। ये बाबू धारा 33 है, ये आपका धारा 34 आपका है। अभी सेक्शन 32 यानी कि धारा 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, वो अनुदान जो दिया जाता है, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, एनएचआरसी को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, एनएचआरसी को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, द्वारा अनुदान, अनुदान, अनुदान का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रांट। ग्रांट क्या होता है कि हर साल इसको एक विशेष पैसा दे देंगे कि आपको ह्यूमन राइट कमीशन को बचाना है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली याद रखना होगा। यहां क्या होता है? यहां एसएचआरसी होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ये राज्य सरकार का अनुदान है, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, अनुदान आपको देखने को मिल जाएगा। अब राज्य सरकार द्वारा अनुदान का मतलब क्या होता है? दैट इज ग्रांट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें आपको ग्रांट देती है, पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें पैसा कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है। अगला आपको देखने को मिलता है सेक्शन 35। इसके अंदर होता है एनएचआरसी की ऑडिट रिपोर्ट, लोक लेखा रिपोर्ट। 35 में है, 34 में एक्चुअली, हाँ, द्वारा अनुदान। तो ग्रांट है, ग्रांट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्रांट है वो यहां आपको आएगी। 34 में क्या आपको देखने को मिल जाएगा? एनएचआरसी की, 34 में आपको देखने को मिलता है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट, की ऑडिट रिपोर्ट, की लोक लेखा समिति की लोक लेखा रिपोर्ट, लोक लेखा रिपोर्ट। ये क्या होती है बच्चे? इसी से जुड़ी हुई है। ये जो पैसा तुम्हें आया, इस पैसे का तुमने क्या किया, ये लोक लेखा में बताना पड़ता है। तो ये पैसा आपके पास जो आया, इस पैसे का आपने क्या किया, यहां बताना पड़ता है। इसी तरीके से इसका भी आपको देखने को मिल जाएगा, लिखना चाहो तो धारा 35 में आपको देखने को मिल जाएगा एसएचआरसी की ऑडिट रिपोर्ट, एसएचआरसी ऑडिट रिपोर्ट। लोक लेखा रिपोर्ट को ही ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं, तो चाहे तो लिख सकते हैं एसएचआरसी ऑडिट रिपोर्ट। लोक लेखा रिपोर्ट आपको एसएचआरसी लेवल पर देखने को मिल जाएगी। यह आपका खत्म होता है भाग 7। हेडिंग डाल लेंगे, अगला भाग 8 अंतिम भाग होगा, यानी 2 मिनट में आपका ये एक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? फटाफट बता दो। सीट की पेटियां बंधी हुई हैं, रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अगर रेडी हो तो वैसे बता दो, नहीं हो तो फिर बताओ तुम्हारे लिए क्या करा जाए। है भाई, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी आपको। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। बिल्कुल सर, शीट की पेटियां बांध लिए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। लीजिए भाई, भाग 8 आप लिखिए सीधा सीधा, आप हेडिंग डालिए भाग 8, पार्ट 8 आप हेडिंग डाल लीजिए सीधा। भाग 8 पार्ट 8, भाग 8 की हम बात करते हैं। भाग 8 पार्ट 8 की अपन बात कर लेते हैं, पार्ट 8 की हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। पार्ट 8 की हम बात कर लेते हैं, उसको आप समझिए पार्ट 8 में क्या है। पार्ट 8 में आपको देखने को मिल जाएगा 36 से 43 जितने भी आपके लास्ट में भाग हैं, ये विविध आपका मिसलेनियस आपका डेटा होगा। जितना भी मिसलेनियस होगा वो आपको यहां देखने को मिलता है। ऑल द मिसलेनियस डाटा, या उत्कीर्णन समझ लीजिए, मिसलेनियस आप समझ लीजिए, विविध सभी आपको यहां देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, विविध आपको सभी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 37 आपको देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन 37। 36 में यार कुछ वैसे मामले लिखे हुए हैं जिन मामलों को ह्यूमन राइट में शामिल नहीं किया जा सकता, बट 37 में आपको क्या देखने को मिलता है, एक स्पेशल टीम का गठन किया जा सकता है। हिंदी में अगर स्पेसिफिक लिखूंगा, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, विशेष अन्वेषण दलों का गठन। क्या मैंने पेड बैच में लिखवाया था दलों का गठन? मुझे नहीं पता मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन होता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये होता है। होता क्या है आज, वो तो मुझे पता ही, ऑब्वियस सी बात है होता है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैंने आपके पेड बैच में लिखवाया नहीं लिखवाया। लिखवाया तो भी ठीक, नहीं लिखवाया तो भी ठीक। ठीक है, चलिए सीधी बात यह है कि स्पेशल ये है क्या दरअसल, इसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल अन्वेषण दल को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। इनको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। तो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स का बनना आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपल, यस सर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 37 के बाद 38 की तो इतनी जरूरत मुझे नहीं लग रही, क्योंकि 38 इतना जरूरी है नहीं। सेक्शन 38 इतना जरूरी है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्टली सेक्शन 38 से कुछ आता है नहीं सीधे। ठीक है, 39 आप देख लीजिए, हाँ 39 देख लो, ये जरूरी है, सेक्शन 39 जरूरी है। ठीक है, 39 आप लिख लीजिए। ठीक है, सेक्शन 39 आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन 39 में आपको ये देखने को मिलता है कि एनएचआरसी या एसएचआरसी, एनएचआरसी या एसएचआरसी के सदस्यों का कोई अगर ऐसा मेंबर है जो एनएचआरसी में, कोई ऐसा मेंबर है जो एसएचआरसी में है, तो ये सब लोक सेवक होंगे। एनएचआरसी एसएचआरसी सदस्यों का लोक सेवक होना, सदस्यों का लोक सेवक होना यहां पर लिखा हुआ है, का लोक सेवक होना यहां पर लिखा हुआ है, का लोक सेवक होना। तो इसके सदस्यों का लोक सेवक होना, तो दे मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट, इनका पब्लिक सर्वेंट होना आपको यहां पर लिखा हुआ है, इनका पब्लिक सर्वेंट होना आपका यहां पर लिखा हुआ है, ये भी जरूरी होगा। इनका पब्लिक सर्वेंट होना यहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में याद रखना। बाकी तो फिर आपका सिंपल हो जाएगा, 40-41 आपका आसान हो जाएगा, सेक्शन 40 सेक्शन 41। लेकिन इनके लिए 43 भी है, बट इतना जरूरी नहीं बनता, सीधा आप लिखिए सेक्शन 40 सेक्शन 41, बात खत्म करो। सेक्शन 40 सेक्शन 41 बात खत्म हुई। सेक्शन 40 हम यहां देख लेंगे और सेक्शन 41 हम यहां देख लेंगे, सेक्शन 41 अपन यहां देख लेंगे, तो यही जरूरी होंगे खाली। अब इसके बारे में चर्चा भी कर लीजिए, सेक्शन 40 क्या होगा, सेक्शन 40 क्या होगा, देन सेक्शन 41 क्या होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 40 के बारे में क्या चर्चा होती है वो आप देख लीजिए। सेक्शन 40 क्या कहती है, केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति है, कि केंद्र सरकार इस मामले में कानून बनाएगा, तो केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति की शक्ति आपको देखने को मिल जाएगा। पावर टू मेक लॉ अपॉन इट, पावर टू मेक लॉ अपॉन इट, पावर कानून बनाने की शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। यहां राज्य सरकार है भाई, तो ये राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति है, और ये केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति है। बात खत्म हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, अब हम ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट करते हैं, बिना किसी परेशानी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ भाई हटो बच्चों, आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी गाइज। गाइज कितना घोंचू शब्द है यार, मैं ये सोच रहा था, काफी ही ज्यादा घोंचू शब्द है गाइज। नहीं मुझे काफी घोंचू लगता है यार गाइज, गाइज बोलने में भी क्या ही है यार, बताओ। गलत बात है, गाइज नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चंस, बिल्कुल अब क्वेश्चंस फेंके जाएंगे। रेडी हैं आप, बढ़िया, लीजिए। तो अब यहां शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपको ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलने वाले हैं, रेडी हो जाइए। अभी तक लाइक नहीं किए हो क्लास को, क्या बानी लाइक बानी नहीं करते तुम।
ये गलत बात है अगर तुम लाइक नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बहुत गलत बात है। तुम्हें लाइक करना चाहिए एक तरफा। चलो बानी, स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका हो गया है। ठीक है, कर दिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला आपका हो चुका है क्वेश्चन। एक तो बोर्ड का एकदम दिमाग फंसा पड़ा है आज। चलिए, ये हम बात करते हैं चौथे सवाल की। ये रहा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। बताइए, सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बाबू एनएचआरसी के बारे में बात कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यूपीएसआई 2021 तीसरी शिफ्ट में आया है, तारीख आपको लिखी हुई है, फटाफट बताइए नियुक्ति कौन करेगा? सर जी, ये नियुक्ति करने का जो काम है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा सर नियुक्ति की जाती है। सिंपल है, अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसमें अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, जो पूछ रहा है, आपको बताना है यहां पर, ठीक है, इनमें से किसी मानवाधिकार के अंतर्गत विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता? विधेयक का हिस्सा नहीं है। मानवाधिकार को विश्वव्यापी घोषणा, नरसंहार के अपराध की रोकथाम, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रण, इसमें क्या मानवाधिकार का हिस्सा नहीं है? इसमें से क्या ऐसा है जो मानवाधिकार का हिस्सा नहीं है? देखो, जो जेनोसाइड एक्ट है वो बिल्कुल अलग है। इस बारे में पहले भी बता चुका हूं कि जेनोसाइड एक्ट आपका अलग है, जेनोसाइड एक्ट आपका अलग होगा। ये जेनोसाइड एक्ट है आपका, ठीक है। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन जो हुआ था, जेनोसाइड एक्ट आपका अलग है। बाकी पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं, आर्थिक है या इकोनॉमिकल पॉलिटिकली है, मानवाधिकार को विश्व प्राय संगठन है, वो सब एक जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जेनोसाइड एक्ट आपको अलग देखने को मिलता है, जेनोसाइड एक्ट आपको अलग देखने को मिल जा रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल पूछा ये जा रहा है, आपको इसमें बताना है कि भैया मुझे ये बताओ कि निम्नलिखित में से किसमें अंतरराष्ट्रीय अधिकार विधेयक शामिल नहीं है? अंतरराष्ट्रीय, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट। अब ये इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट इसमें से किसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट किसमें आपका शामिल नहीं है। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, जो ह्यूमंस हैं, और उसमें भी दो प्रकार के ह्यूमंस हैं, पर्संस एंड सिटीजन्स, उन दोनों के लिए बातें की गई हैं, उन दोनों के लिए विधेयक बनाया गया है, तो ये इसमें शामिल है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर सम्मेलन, ये इसमें शामिल नहीं होता। महिलाएं आपकी ह्यूमन राइट में नहीं आती, महिलाओं के लिए अलग से आपके वुमेन राइट्स आपके काम करते हैं। ठीक, थोड़ा याद रखना। मानवाधिकारों पर सार्वजनिक घोषणा पत्र, अबे भाई डेक्लेरेशन 1948 डेक्लेरेशन याद नहीं है तुम्हें? आयु से जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपके गठन किया जाता है, उसके द्वारा डिक्लेरेशन किया जाता है, क्या वो आपको याद नहीं है? 1993 भूल गए, 92 भूल गए, पेरिस कॉन्फ्रेंस भूल गए, क्या भूल गए तुम? है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होना चाहिए? ये तो आपके लिए आसान सवाल हो जाएगा, बहुत मामूली सवाल हो जाएगा। यह कौन होना चाहिए? क्या ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए? क्या वो रिटायर्ड सीजीआई हो? क्या वो रिटायर्ड सीजीआई हो? क्या वो रिटायर्ड सीजेएच हो? रिटायर्ड सीजेएच आपका हो? क्या वो रिटायर्ड डीएम हो? या वो उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का केवल जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो केवल? बताइए, बिना परेशानी के बताओ भाई। वो रिटायर्ड सीजे, अभय गलती कर दी यार तुमने, ये क्या बात हुई अभय भाई? फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, दिमाग लगाना था, एसएचआरसी की बात की गई है। तो उच्च न्यायालय जो होता है ना, जो हाई कोर्ट होता है, उसका या तो रिटायर्ड हो या करंट जज हो, ऐसे आपकी बात होती है। या तो करंट जज हो या उसका रिटायर्ड जज हो, ऐसे बात होती है। तो करंट हो या रिटायर्ड हो, तो ऑप्शन बी वुड द करेक्ट, ऑप्शन बी वुड द करेक्ट। अब सीजीआई क्यों होगा, समझ ही नहीं रहे हो तुम? ध्यान कहां है तुम्हारा? मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि ध्यान पता नहीं कहां रखते हैं आप अपना। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, पूछा ये जा रहा है अगले सवाल में, 8वें नंबर के सवाल में। चलो भाई चल, कि राज्य मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता? छोटी, अस्पष्ट या नाम रहित? छोटी, अस्पष्ट और नाम रहित किस प्रकार के मामलों पर शिकायत नहीं करता? इसके बारे में आप बात बताएंगे फटाफट से।
देखो, छोटी शिकायतों पर काम करता है, बट अगर कोई शिकायत अस्पष्ट है तो उस पर ह्यूमन राइट काम नहीं कर सकता, ना ही नाम रहित पे काम कर सकता। अगर किसी का नाम ही नहीं है तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बी और सी आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी शिकायतों पर काम होता है, छोटी शिकायतों पर ये काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, वो काम करते हैं, ठीक है, वो सीधे तौर पर काम करते हैं, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 1 नंबर सवाल अगर आपके सामने है तो वो ये रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग कुशवाहा को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे किसको अग्रेषित करेगा? बाबू, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसको करेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसके बारे में चर्चा करिए। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, ये आपको सेक्शन 28 में देखने को मिलेगा। सेक्शन 28 में तब मैंने बोल के भी बताया था कि डायरेक्टली ये अपनी रिपोर्ट को गवर्नर को भेजेगा। गवर्नर का मतलब है राज्य सरकार, मैंने यही आपको बोला था, और वो उसको विधानसभा में भेजेगा। पीछे मैंने आज ही की क्लास में बैक करके देख लो चाहे तो, मैंने बोला है सेक्शन 28 में कि लाडले इसके अंदर जो रिपोर्ट रेडी की जाएगी वो किसको भेजी जाएगी? सर, गवर्नर को भेजी जाएगी, और गवर्नर का मतलब है राज्य सरकार को भेजी जाएगी। बिल्कुल ही मतलब मैटर कर रखा है तुमने। यार एक बात बताओ, अगर राज्य मानवाधिकार अपनी रिपोर्ट खुद बनाएगा तो वो खुद को ही वापस क्यों भेजेगा? खुद को ही वापस क्यों भेजेगा? क्या है ये? है वो खुद को ही रिपोर्ट वापस क्यों भेजेगा? राज्य सरकार रिपोर्ट को भेजा जाएगा और वो उसको राज्य विधानसभा में पेश करेगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, डी होगा। ये लीजिए अगला सवाल, हम बात करते हैं नेक्स्ट। 10वें नंबर का सवाल है, पूछा कि मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है, तो आप मुझे बताइए द ह्यूमन राइट कोर्ट किस में एस्टैब्लिश किए जाते हैं? अंडर द, अब ये भी मैं आपको बता चुका हूं, याद करो, भाग 6 में पढ़ा रहा था आपको, और मैंने कहा था कि लाडले भाग 6 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 2 ही सेक्शंस हैं, 30 और 31। एक में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सेक्शन 31 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और सेक्शन 30 के अंदर आपका कोर्ट है। ठीक है, चलिए। सर जी, दिल्ली पुलिस का बैच कर रखा है, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, सारे टॉपिक समझ आते हैं। अद्भुत अद्भुत भाई अद्भुत। सेक्शन 30 के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, 31 के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है। बहुत बढ़िया, भाग 6 में उल्लेख था। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार कौन सा है? मानवाधिकार से रिलेटेड अधिकार आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। फटाफट से बताइए क्या ये होगा इसके अंतर्गत। देखो, अगर मैं बात बताऊं, ये सारे ही मानव अधिकार हैं, जीवन, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा। क्योंकि बापू जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जितने भी अपन लोग के फंडामेंटल राइट है वो मानव अधिकार से रिलेट करेंगे, जितने भी हमारे अधिकार हैं वो मानव अधिकार से रिलेट करेंगे। तो क्योंकि वो मानव अधिकार से रिलेट करेंगे, इसी वजह से वो सब के सब कॉमन हो जाएंगे। ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, 12वें नंबर का सवाल आपके सामने है, 1 नंबर का 3 सवाल है आपका। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार के संरक्षण अधिनियम की धारा किसमें उल्लेखित है? बात हो चुकी है, धारा 30 में उल्लेखित है। यह भी 2021 में ही आया और यह सवाल रिपीट होके आया है, पीछे भी था, उन्हें आ गया, तो ये बार बार आपका रिपीट होकर आता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये रहा, सिंपल है, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1993 के अंदर अक्टूबर महीने में 12 तारीख को की गई थी। इसी वजह से उसको नेशनल ह्यूमन राइट डे के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें आपका 1993 करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। ये लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल बहुत जोर का सवाल है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान है। क्योंकि मुझे पता था कि ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको करा दिया था। मुझे पता था ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मैंने इस सवाल को करा दिया है। फटाफट मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको नहीं कराते, लेकिन मैंने क्या कहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं ना कराऊं। 10 दिसंबर है, हाँ भाई 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर है भाई, स्थापना 10 दिसंबर है, कृपया करके देख लेना, 10 दिसंबर है। ये सेक्शन 37 की बात यहां की जा रही है। सेक्शन 37 मैंने बताया था
कि विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया जाता है, विशेष इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ओके, आगे बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। पूछा जा रहा है आपसे कि आप इसमें बताएं कि किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। एक यूडीएचआर होती है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसी को कहा जाता है मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूडीएचआर को। इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। यूडीएचआर को ही इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए यूडीएचआर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th का। 16th के बारे में याद रखना, पूछा जाएगा 16th में कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष में अपना लिया गया था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसको किस वर्ष अपना लिया गया है। यूडीएचआर, यूडीएचआर को अब आएगा ना इसमें 10 दिसंबर 1900 कितना बाबू, 10 दिसंबर आएगा, लेकिन 10 दिसंबर 1948 आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूडीएचआर आपकी तभी आपको देखने को मिलती है, तभी आपको देखने को मिली है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स आपको तभी देखने को मिली है। ठीक है, याद रखिए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके, ये लिख कौन रहा है कमेंट में, मुझे ये बताओ पहले, गलत बात है। नेक्स्ट हम आके बात करते हैं। तगड़ा सवाल आपके सामने आ गया है कि पूछे द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी हेडेड बाई, एनएचआरसी के बारे में पूछा गया कि एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होगा। एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होगा, इसके बारे में पूछा गया है। सर जी, ये होगा सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हेड के बारे में बात कर रहे हैं, हेड 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 हेड। अच्छा, करेक्ट आंसर। या तो सीजीआई होना चाहिए, या तो सीजीआई होना चाहिए, या इसके आसपास का कौन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये लो भाई, अगला सवाल ये रहा 18वां सवाल। 18वां सवाल ये रहा आपके सामने। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होती है, इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। स्टेट ह्यूमन राइट राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बढ़िया, आगे हम बात करते हैं, फटाफट से बताइए। पूछा जा रहा है कि इसमें कथन पूछना है कि सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्य श्रेयित परस्पर संबंधित है। वर्ष 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई बात सही है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक है, अविभाज्य है, ये सही है, इसका तर्क भी ये सही है। ठीक है, व्याख्या भी सही है, तर्क भी सही है, व्याख्या भी सही है। थैंक यू भाई सक्सेना श्रीवास्तव, थैंक यू भाई सक्सेना साहब, आपका भी आभार, और श्रीवास्तव साहब आपका भी आभार। ठीक है, अब यहां पे सवाल को बताइए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनके बारे में बताइए। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, जिला का नहीं है, डी है, तो एबीडी आपको देखने को मिल जाएगा। एबी डिविलियर्स आपको देखने को मिल जाएगा, एबी डिविलियर्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में याद रखना, क्योंकि बाबू आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है, राज्य मानवाधिकार आयोग भी है, और मानवाधिकार न्यायालय भी है, लेकिन जिला मानवाधिकार आयोग नहीं होता। तो एबीडी आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, याद रखेंगे, बढ़िया। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। पूछा जा रहा है इसके बारे में, निम्नलिखित में से किस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। हटा कौन सकता है, इसके बारे में बताइए। रिमूवल प्रोसेस पावर किसके पास होती है, बहुत ध्यान से समझना। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। फटाफट से, अगर क्लास के अंदर मौजूद 5 बच्चे और लाइक कर दे तो हम 300 पहुंच जाएंगे। Who has the power to remove the chairman of any other member or head of state human right commission?
फटाफट बताइए। देखो, अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर करता है लाडले, लेकिन हटाने की प्रक्रिया हमेशा से राष्ट्रपति के हाथ में रही है। हटाने की प्रक्रिया हमेशा से ही राष्ट्रपति के हाथ में रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन, शाबाश, अद्भुत। ये लीजिए आपका आज की क्लास का अंतिम सवाल। इसके बारे में आपको बताना आपको इसके बारे में यह है कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन जरूर बताना। किस ईयर में बनी है, इसकी ईयर भी स्पेसिफाई करना। जो अच्छा खासा बच्चा होगा वही इसका आंसर कर पाएगा। अच्छे लेवल का सवाल है। आज के लिए यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में हम क्या कराएं वो जरूर बताइए। क्या मैं अगली क्लास में SC/ST एक्ट कराऊं, क्या मैं अगली क्लास में SC/ST एक्ट कराऊं, या कोई अदर इस प्रकार का एक्ट आपका कराऊं, जिस तरीके से आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है या आपका कोई अन्य एक्ट है वो कराऊं, फटाफट बताना। BNS और BNSS मेजर एक्ट के कंप्लीट करने के बाद हम कराएंगे। रेडी रहना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी क्लास में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने मूल विधि कहां से पढ़ी है, आप बस मेरा नाम ले लेना, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको उधर शेयर कर उधर शेयर कर, नहीं। कोई पूछे तो बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।